आज जो विषय हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल नाम का फिनोमेना है उसके पीछे की क्या सच्चाइयां हो सकती हैं। जितनी शोध जो कुछ मैं कर सकता था उसको करने के उपरांत जो मैं अब आपको तथ्य रखूंगा उसको आप ध्यान से समझिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये दिल्ली की सरकार दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल चलाता है या कोई और मानस है, कोई और विचारधारा है, कोई और कबाल है, कोई और एक गुट है। कौन चलाता है दिल्ली के बैठे इस शहंशाह को? इस शहंशाह की डोरें किसके हाथ में है ये हम समझेंगे। कहा जाता है कि 2003 में एक व्यक्ति को फोर्ड फाउंडेशन द्वारा MIT में एस्टैब्लिश, MIT जो यूएस में है उसमें एस्टैब्लिश करा जाता है। इनका नाम था अभिजीत बैनर्जी। इनको अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और उसके उपरांत उसी वर्ष उन्हें एक फाउंडेशन जिसको कहा जाता है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एलिवेशन लैब, ये जो अब्दुल लतीफ प्रॉपर्टी एलिवेशन लैब है इसको बोलते हैं JPAL, इसकी स्थापना की जाती है। आपको अब एक और फैक्ट बताता हूं। 2002 से लेकर 2010 के बीच में केजरीवाल को अपने NGO के लिए कहां से फंड आता है? फोर्ड फाउंडेशन से। वो फोर्ड फाउंडेशन जो कि अशोका फेलोशिप और मैगसेस जो पुरस्कार है उसको भी वित्तीय पोषण करती है। तो ये कैसे आ जाता है कि जिसको आप फंडिंग कर रहे हो और जिसको आप फाइनेंशियल एक पोषण दे रहे हो पुरस्कारों को, वो दोनों मिल जाते हैं। ये शुरुआत है। आपको जान के अचंभा होगा, दिसंबर 2013 में, जी हां दिसंबर 2013, टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, इसमें फोर्ड फाउंडेशन के जो ये इंटरनेशनल प्रोफेसर थे और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एलिवेशन के जो एक संस्थापक थे, इन्होंने मीडिया में आपके बारे में एक बहुत व्यापक लेख लिखा था और वो लेख बहुत ही समझदारी से हर जगह सर्कुलेट करा जाता है और उस लेख के बाद इनका उस विचार को जिसको आप कहते हैं उसका प्रोपेगेंडा शुरू होता है। फरवरी 2015, जी हां फरवरी 2015 जब इलेक्शन हो रहे हैं उस समय ये सज्जन अभिजीत बैनर्जी जो है ये उनके समर्थन में एक लेख लिखते हैं और उस लेख में क्या लिखते हैं कि जो कोई भी भारतीय लोकतंत्र की परवाह करता है उसे 7 फरवरी को आपके लिए नियत हो जाना चाहिए, उनको वोट आपके लिए करना चाहिए, आप में शामिल हो जाना चाहिए। आप टाइमलाइन को देखिए कि 2000 से 2010 कैसे उनकी संस्था को पैसे मिलते हैं फोर्ड फाउंडेशन से। 2013 में ये उनके लिए लिखना, उनके लिए समर्थन इकट्ठा करना शुरू करते हैं। 2015 के अंदर ये ऐलान करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर अगर कोई भी विश्वास रखता है तो उसको अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी जी ने बनाई थी, उसी प्रकार से कुछ दिल्ली के चुनाव जीते ही दिल्ली के शहंशाह श्री 420 ने एक काम करा। वो काम ये करा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने एक दिल्ली सरकार को चलाने के लिए थिंक टैंक क्रिएट करा। उस थिंक टैंक का नाम रखा गया दिल्ली डायलॉग कमीशन, जी हां DDC। और ये जो DDC है इसका काम क्या था? इसका काम ये निर्धारित करा गया कि ये पॉलिसीज के अंदर ये जो नीतियां हैं उसको बनाने में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की मदद करेगा।
जी हाँ, इस टाइमलाइन को भी याद रखें। 2016 में एक जैस्मिन शाह नाम के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार नियुक्त करा जाए। ये व्यक्ति इससे पहले उसी फोर्ड फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये दो थी ना, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एलिवेशन लैब, जी हां, उसी का एक सदस्य रहा, उसमें कार्यरत रहा, उसमें नीतियां और उसके काम को संभालने वाला व्यक्ति था जैस्मिन शाह। अब आप इससे आगे आइए 2017 में। 2017 के अंदर आप दिल्ली में अभिजीत बैनर्जी के साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ा रही थी कि दिल्ली को चलाया कैसा जाए, दिल्ली के ऊपर कौन कौन से डोरे, कौन कौन से चाल, कौन कौन से जाल बनाए जाएं, ये काम चालू है। लेकिन 2019 से पहले 2018 में केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने जैस्मिन शाह को डीडीसी का, दिल्ली डायलॉग कमीशन का उपाध्यक्ष नियुक्त करा और उन्हें दिल्ली का पूर्ण नीतिगत कंट्रोल दे दिया कि नीतियां बनेंगी कैसे। ये जरूरी है कि आप ये जानें कि ये जो जेपैल नाम का ये जो अब्दुल जमील ट्रस्ट जो था, पॉवर्टी एलिवेशन लैब जो था, जो फोर्ड फाउंडेशन ने बनाया हुआ था, ये उसको एक डायरेक्ट हाथ में पकड़ा दिया कि दिल्ली कठपुतली है, उसकी डोरें आपके हाथ में है, ऐसे नचाइए, ऐसे नचाइए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नचा फोर्ड फाउंडेशन रहा है, हाथ ये अभिजीत बैनर्जी और अब ये जो जैस्मिन शाह है ये है, और नाच कौन रहा है? नाच दिल्ली रहा है, लेकिन वो हुक जिसमें ये डोरें बंधी हैं वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली को नचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुफ्त की बिजली, मीडिया, शिक्षा का मॉडल, ये सब फोर्ड फाउंडेशन का जो वो CIA का सिस्टम है ना, ये उसके माध्यम से है। याद होगा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कहीं शास्त्री जी का और बाबा जी का, होमी भाभा का जो हत्या हुई थी, उसमें भी CIA इन्वॉल्व थी। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम फोर्ड फाउंडेशन तक रहते हैं। फोर्ड फाउंडेशन द्वारा IMT में जो ये अर्थशास्त्री थे अभिजीत बैनर्जी, इनके द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को दिल्ली सरकार द्वारा इंप्लीमेंट हो जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा। बाद में 2019 में इन अभिजीत बैनर्जी को उनका पारितोषिक भी मिलता है, और वो है कि उन्हें 2019 में जेपैल परियोजना के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब्दुल लतीफ ये जो व्यवसायिक घराना है, ये सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। जो जेपैल है, ये जेपैल फाउंडेशन को चलाने वाला जो उसका फ्रंट एंड है, जिसकी तरफ से ये बोला जाता है कि जेपैल को स्थापित करने वाला जो घराना है, ये एक व्यवसायिक घराना है सऊदी का। वो जो है उसका स्वामित्व आज के समय पे हसन जमील का है। लेकिन अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं जिसको इस पूरे षड्यंत्र को आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब कथित किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय रेहाना के, मियां खलीफा के 2 ट्वीट्स बड़े आए। रेहाना उस समय हसन जमील की गर्लफ्रेंड थी। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये तथ्य हैं, पूरी आप सर्च कर लीजिए। तो रेहाना के बॉयफ्रेंड की जो संस्था है, जो अभिजीत बैनर्जी चला रहा है, जो कि दिल्ली डायलॉग कमीशन को चलाती है, ये कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन आपको बताता हूं, ये खलीज टाइम वगैरह में भी उनका हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम, खलीज टाइम में एक दिल्ली मॉडल का, दिल्ली एजुकेशन मॉडल का एक बहुत प्रचार करा गया। टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा।
ये सारा उस समय मोमेंटम बिल्डअप हो रहा, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से गुजरात हिमाचल के लिए ये सारा कार्यक्रम। तो ये जो है क्रोनोलॉजी, उसको समझना अनिवार्य है कि ये कैसे, कौन उसका सूत्रधार है, कौन सी रस्सियां हैं, दिल्ली को चला कौन रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जेपैल को जब नोबेल पुरस्कार मिला जेपैल के विषय को, तो उस समय आंध्र प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, यहाँ तक कि उड़ीसा और गुजरात की सरकारों ने भी इस संस्थान के साथ शोध के लिए कुछ करार करे। लेकिन जिस प्रकार की पेनिट्रेशन इस जेपैल को दिल्ली में मिली हुई है कि दिल्ली की सारी नीतियां डीडीसी बनाती, चलाती, कराती है, वो और कहीं नहीं। वो क्या रिश्ता बनता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी आपको सोचना जरूर चाहिए। अब हम वापस ये फोर्ड फाउंडेशन, डीडीसी, जेपैल पे आते हैं। आपको ये बता दूं कि इस समय फरवरी में इस साल फिर से एक करार करा गया डीडीसी में, जेपैल में। क्या ये करार करा गया कि अब डेटा जो है, हर परियोजना का डेटा जेपैल को पहुंचाया जाए और वो उसके ऊपर और शोध करे। अब आप ये देखिए कि पहले पॉलिसी क्रिएशन और फिर दिल्ली का सारा डेटा, कौन सी पॉलिसी कैसे व्यवहार कर रही है, कौन से वर्ग को छू रही है, कब छू रही है, किसको कैसे ट्रिगर करना है, किसके सेंटिमेंट उठते हैं, किसके सेंटिमेंट बैठते हैं, ये सारा डेटा रियल टाइम में अब उनके पास जा रहा है। और यहीं से हमारी चिंता शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। ये जो MIT में फोर्ड फाउंडेशन के अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी हैं, इनको जब 2019 में कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़ के ये बोला था हम न्याय लाएंगे, राहुल गांधी बोलते थे हम न्याय लाएंगे, सोनिया गांधी बोलती थी हम न्याय लाएंगे, वो न्याय की स्कीम बनाने वाला कौन? अभिजीत बैनर्जी। आज ये कनेक्शन देखिए कि जो 2010 तक 14 तक मॉडल चला दिल्ली में यूपीए का, कि यूपीए के मॉडल में एक गवर्निंग नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें सारे जो लोग थे जिनकी फोर्ड फाउंडेशन से आवाजें उठती थी, उनको रिप्लेस करके ये डीडीसी का मॉडल छोटे स्तर पे लगा के उसको फिर से वापस एनर्जाइज कर दिया जाता है। अब फोर्ड फाउंडेशन की ए टीम और बी टीम कौन है, ये समझना आपके लिए बहुत आसान और क्लियर हो गया होगा। यूपीए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली डायलॉग कमीशन, जेपैल और वहां के लोग। आपको यह भी जान के शायद हैरानी होगी कि आजकल जेपैल को चलाते हैं इकबाल देहलवी। इकबाल देहलवी कौन है? इकबाल देहलवी IMF की गीता गोपीनाथ के पति। और ये तो सबको पता है कि चाहे वो UN हो, IMF हो, ये सारे US में जो बैठे हुए हैं उनकी तारें US वालों के पास, CIA के पास है। ये जो नीली वैगन आर में चलने वाला वो दुबला पतला सा खांसता हुआ एक व्यक्ति, मफलर ओढ़े हुए, चप्पल पहने हुए, इधर से उधर हांडता डोलता रहता था, ये व्यक्ति बोलता है मैं आम आदमी हूं। इस आम आदमी के पास खास सपोर्ट सिस्टम है। कौन सा? विश्व की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA, फोर्ड फाउंडेशन। उसके अलावा तेल की कंपनियों वाले मिडिल ईस्ट के लोग, मीडिया हाउस बड़े बड़े जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तेल, मीडिया, खुफिया विभाग,
ये सब इस आम आदमी पार्टी की शक्ति बनी हुई है। इस आम आदमी को उठाने वाले ये, आपको याद करा दूं, कुछ समय पहले मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये दिखाया था, जब पहला लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी थी तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा CIA की साइट पे इंटरनेशनल पॉलिसी में दिया हुआ है। और वो था, तब उनका स्टैंडर्ड क्या था, 5 लोकसभा सीट और एक राज्य में आपके 10 से ऊपर विधायक। और CIA ने तब भी इनको घोषित कर दिया था जब इनके 2 या 3 इनके लोकसभा सांसद थे। सोचना शुरू करिए। इस पूरे वीडियो को देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो मुफ्त की राजनीति है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इसका मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त, ये मुफ्त की राजनीति के सूत्रधार कौन और कहां है। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अर्थव्यवस्था किस हालत में है, आपका जीवन स्तर किस हालत में है। लेकिन ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने अपनी तेल की जो डर था इनको, वो इन्होंने वेनेजुएला से, इनको तेल का डर था, इसलिए वेनेजुएला का जो हाल हुआ वो हम सब ने देख लिया। वैसा ही कुछ हाल ये भारत का चाहते हैं, क्योंकि भारत अगर उठ जाता है तो फिर इनके लिए भारत की शक्ति को दबा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए दिल्ली, जो भारत का दिल माना जाता है, उसके ऊपर अटैक करना, हार्ट अटैक करना बहुत जरूरी। और इसी को अगर मैं आगे बात करूं तो ये सारा का सारा जो शिक्षा नीति है, चिकित्सा मॉडल है, ये है, इसका सारा रियल टाइम डेटा अब US जाता है सीक्रेट सर्विसेज के पास, जो कि 2.5-3 करोड़ लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, उनके भावनाओं का जब वो एक आकलन करते हैं, बिग डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो ये पता करते हैं कि कौन सी बात से कब हिंदुस्तान में आग लगाई जा सकती है, कैसे आग लगाई जा सकती है, कैसे भारत को रोका जा सकता है। दिल्ली में जब CAA के नाम पे दंगे होते हैं, उस समय भी डेटा गया था, उससे पहले भी डेटा गया था। क्यों गया था, ये सोचना आपको बहुत जरूरी है। ये जो विदेशी लोग हैं, ये सरकारी नीति को किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक पूरा, जब मैं स्टडी करता हूं तो मेरे को ऐसा नजर आता है। मेरे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो मैंने साथ साथ इस वीडियो में पोस्ट कर रहा हूं। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है कि मेरी सारी बातों में आपको तथ्य दिखें या ना दिखें। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपको ये एक्सेप्ट करवाएं कि जी इस प्रकार का एक प्रयोजना हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे आपको कॉन्फिडेंस ना आए उन तथ्यों से। लेकिन ये एक साइड, एक पहलू मैंने पेश करने की कोशिश करी है। आप सभी से अनुरोध ये है कि एक बारी सोचिएगा सब। आप सभी ने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी YouTube चैनल से जुड़े, आप हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े, आप मुझसे किसी भी तरीके से जुड़े। मैं हमेशा आपसे संवाद करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि संवाद से नॉलेज बढ़ती है। और आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चेतना का विषय है, आप सभी हमारे देश की चेतना के लिए। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हम चेतना में रहें, हमारे को सोचना पड़े कि हमारे क्या करना है।